एनसीईआरटी सार संग्रह की जो सीरीज़ मैं चला रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, उसका ये 5वां लेक्चर है और 5वां चैप्टर है, जिसमें हम ब्रिटिश शासन के का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 5वां लेक्चर होगा। इससे पहले हमने 4 वीडियो जो है 4 चैप्टर को कंप्लीट किया। ये 5वां लेक्चर है हमारा, 5वां जो है चैप्टर भी है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें समझनी होंगी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कि जो ब्रिटिश सत्ता तो स्थापित हो गई थी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत के हर एक क्षेत्र पर जो है प्रभाव पड़ा था, ठीक। आपने राजनीति पे तो देखा कि कैसे जो है शासन बनाने की जिम्मेदारी, कानून लॉज बनाने की जो है कौन कौन से लॉ बने अंडर दी ब्रिटिश क्राउन और जो ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो उसी के क्रम में हम लोग जो है अर्थव्यवस्था पर, यानी कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उस पर कैसा प्रभाव रहा, उसमें आपको पहले ही आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश के टाइम पर कैसा अर्थव्यवस्था था। तो जो अर्थव्यवस्था में शामिल, जैसे कि कृषि प्रधान पहले देश था भारत, तो कृषि पर ऑब्वियसली फ़र्क पड़ा होगा। उसके साथ साथ उद्योग पर पड़ा होगा, उसके बाद खाद्यान्न पर पड़ा होगा। फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे और भी चीज़ जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली चीज़ जो है वो है, पहली चीज़ है कि धन निष्कासन के सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है किसने दी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। इसका मतलब क्या होता है पता है? धन का निष्कासन, यानी कि इन्होंने कहा कि जो हमारे भारत से धन का निष्कासन हो रहा है, यानी निकल रहा है हमारे भारत से धन, किधर किधर की तरफ, तो जो है यूरोप की तरफ निकल रहा है। इसका सीधा सा ये तरीका था कि हमारे भारत के खजाने को लूटकर कहाँ भरा जा रहा है, तो इंग्लैंड और यूरोपियन जो है देशों में भरा जा रहा है। तो धन निष्कासन का सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक, नौरोजी ने दिया था। उसके बाद है 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी से, ठीक है, लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कि किस ईस्वी में, फिर ठीक है कौन से पार्टी से संबंधित थे, और जो है कौन से व्यक्ति थे। तो सबसे पहले देखिए, लिबरल में लेबर पार्टी भी लिखा आ सकता है ऑप्शन में, लेकिन वहाँ पे आपको लिबरल समझते हैं ना, उदार, लिबरल को उदार कहा जाता है। तो उदार थे दादा भाई नौरोजी, इसलिए लिबरल पार्टी से संबंधित थे। 1892 ईस्वी में ये जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे यहाँ हमारा राज्यसभा और लोकसभा होता है, वैसे ही वहाँ पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स होता है राज्यसभा के तरफ, ठीक है। उसके बाद है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, दादा भाई नौरोजी ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी। कमेंट में आप ईयर बता सकते हैं, इम्पोर्टेंट है क्योंकि आता है। उसके बाद है यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ठीक है, बहुत ही गंदे तरीके से, यानी ये यूरोपियन थे, कार्ल मार्क्स, नो सॉरी, मतलब ये जो है विदेशी ही थे, कार्ल मार्क्स, इन्होंने कहा था ये शायद हाँ, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश की आर्थिक नीति है वो बहुत ही घिनौनी है, यानी गंदी है, ठीक है, बहुत ख़राब नीति है। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था, यानी हमारे सपोर्ट में ये बोले थे और सही बात बताए थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक जो है इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पाम दत्त। तो अब पूछा जाएगा कि जो इंडिया टुडे है वो किस तरह की पुस्तक है, तो औपनिवेशिक
अर्थव्यवस्था पर आधारित है। किसने लिखा था? रजनीकांत दत्त ने। उसके बाद है वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है, कभी कभी ज्योग्राफी के ज्योग्राफी के जो इंडस्ट्री वाले चैप्टर्स हैं उससे भी रिलेट कर जाता है। तो टिस्को की स्थापना, टाटा टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। किसने? तो जे.एन. टाटा ने। टाटा टिस्को याद रखिएगा, 1907 में जो है ये स्थापना करते हैं 1907 में। ठीक, उसके बाद है कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। तो अब महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है और वो आती है, तो इसी वजह से ऑल इंडिया जो स्पिनर्स एसोसिएशन है उसकी स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और कुटीर उद्योग से संबंधित है ये एसोसिएशन। ठीक, उसके बाद 1854 में बम्बई में स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो कावसजी डावर के द्वारा जो है वो बम्बई में 1854 ईस्वी में ही पहली सूती वस्त्र की फैक्ट्री भी डाली गई थी। किसके द्वारा डाली गई थी? तो कावसजी डावर के द्वारा। उसके बाद है वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जूट मिल जो है कहाँ स्थापित की गई थी? तो सेरामपुर, पश्चिम बंगाल। तो आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल जो है जूट के लिए बहुत फेमस है और जूट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जूट में जो है जूट एक नकदी फसल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो जूट मिल सबसे पहला 1855 ईस्वी में कहाँ? तो सेरामपुर, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है हुआ था। तो 1855 दोबारा रिपीट करते हैं, प्रथम जूट मिल जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो वेस्ट बंगाल में। उसके बाद है भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया? तो 1833 ईस्वी में। असम में ही किया गया होगा, नहीं बंगाल में या पता नहीं, असम में ही शायद किया गया होगा 1833 ईस्वी में। सबसे पहले चाय का बागान जो है वो 1833 ईस्वी में। उसके बाद है प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765-72 के काल को डाकू का राज कहा था। ये इम्पोर्टेंट है, ये घटना चक्र का भी सवाल है, ये आ चुका है PYQ में भी था। ठीक, तो जो पूछा जाएगा कि 1765 से 72 के काल यानी किसका काल होगा? 1765 के में जो है रॉबर्ट क्लाइव आया था, फिर 72 के आसपास जो है वॉरेन हेस्टिंग। तो इसके शासनकाल को कहा गया था डाकू का राज, यानी इसने जो है इसी के दौरान जो है पूरे भारत पे कब्जा हो गया था। ठीक है, हर तरीके से। उसके बाद किसने कहा था ये बात? पनिक्कर ने कहा था। उसके बाद है कृषि की कुछ पद्धति के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या कुछ प्रथा थी जिसके तहत जो है ये लोग लगान वसूली करते थे। तो उसी प्रथा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला था तीन कठिया तो पता ही होगा, ये जो है हमारे चंपारण में, बिहार में ही था शुरुआत। तो इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी 3/20, ये क्वेश्चन BPSC का है, या कि कितने भाग पर, यानी 3 कठिया का अर्थ क्या होता था? तो उसमें ऑप्शन था कि 3 बीघा पर सॉरी इट्स मतलब 1 बीघा पर 3 कट्ठा, लेकिन ये नहीं होता है। होता ये था जो है 20 कट्ठा किया जाता था 3 बीघा पर। ठीक है, 3/20 सॉरी 3/20 पर था भाग, मतलब
3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य। 20 में 3 भाग पर जो है आपको करना होगा 3 कटिया प्रथा, नील की खेती करना अनिवार्य था। उसके बाद है ददनी प्रथा, इम्पॉर्टेंट है, PYQ में आया है। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों और कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। ददनी प्रथा में क्या होता था कि ये लोग करते ये थे कि ब्रिटिश व्यापारी क्या करते थे, भारी मतलब मजदूरों को और सब जो भारतीय उत्पादक जो थे और कारीगर, उन सबको जो है पेशगी देते थे, मतलब अग्रिम पैसा देते थे कि तुम जो है ये काम करो। सो ये इस तरह का जो है काम करो, उनको पहले से पैसे मिलते थे, पेशगी दिया जाता था। ठीक, इम्पॉर्टेंट था, याद कर लिए। उसके बाद है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ठीक, तो इसमें देखते हैं, जैसे तभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक, कॉर्नवालिस के टाइम पर। और इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। मैंने बताया था कि जमींदार वसूली करते थे, इसलिए जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता था। और ठीक, उसके बाद जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस और उत्तरी कर्नाटक, उत्तर दोनों में आ रहा है, याद रखना उत्तर वाला। बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो मेन रीज़न था, जो पूरा ये बंगाली तो है। अब परमानेंट कोई भी चीज़ वो कहाँ लगाता है, कोई जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम होता है, तो परमानेंट जो सेटलमेंट है और बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब तो पहले एक ही था ना पार्ट, सब अलग हुआ धीरे धीरे। तो उसके बाद है उत्तर प्रदेश और बनारस, उत्तरी कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में ही तो बनारस है, ठीक है, तो बनारस हो गया, यानी उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, उत्तर आ रहे दोनों, तो उत्तरी कर्नाटक। उसके बाद ये जो है 19% भूमि पर ये फैली हुई थी व्यवस्था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जा सकता है इसको, परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जा सकता है। उसके बाद था कि इसमें जो है भूमि अधिग्रहण की सेवाएं जो है जमींदार करते थे। उसके बाद है ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने के लिए जमींदारी जो है जमींदार को की होती थी। उसके बाद अभी इसके बारे में हमने देख लिया, यानी किसके बारे में हमने देखा, तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में 4 बात हम लोग क्या क्या समझे इसमें। कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1793 में। उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक, फिर समस्त 19% भाग भूमि अधिग्रहण सेवा के जमींदार के लिए। उसके बाद राजस्व के लिए जमींदार रिस्पॉन्सिबल थे। उसके बाद रैयतवाड़ी। रैयत सुनकर क्या समझ आ रहा है? रैयत सुनकर लग रहा है ना कि जो पहले अभी भी जो एक किसान होते हैं और किसान के जो मालिक होते हैं, ठीक है, उसको रैयत कहा जाता है। जैसे कि किसी का ज़मीन रजिस्ट्री होता है या फिर लगान अगर दिया जाता है तो उसमें आता है लिखने के लिए, फॉर्म भरने के लिए रैयत का नाम, और यही सब लेखकारी ऐसा करके। तो इसी वजह से याद रखिएगा, रैयत जो है मालिक होता है ज़मीन का ना। तो रैयत है। अब रैयत को उस समय आप याद करिए कि जब ब्रिटिश शासन काल था तो उस दौरान जो रैयत होते थे, यानी ज़मीन का मालिक का कोई मतलब ही नहीं था। ज़मींदार जो है शोषित कर लेता था। ज़मींदार जो है ज़मीन के मालिक को इतना ज़्यादा टॉर्चर करता था और मज़दूरों को कि वो उसकी खुद के ज़मीन पर जो है उसका हक नहीं होता था। ज़मींदार इतना शोषण करते थे क्या। तो यही जो रैयत है, तो रैयत की स्थिति आप समझ रहे हैं कि अकाल आ जाता था, कभी कभी वो लोग भूखे मर जाते थे। तो रैयत बहुत याद करिए कि बहुत मतलब रैयत मतलब बहुत जो है बहुत जो है इनको कष्ट था। तो ये अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, ठीक है, जाता है MBA करवाने के लिए जाएगा किसके पास, तो ब्रिटिशर्स के पास जाता है।
अब MBA से साउंड क्या कर रहा है, एम से मद्रास, बी से बम्बई और ए से असम। रैयत क्या करने जाता था, अपने बेटे को MBA करवाना चाहता था। सो ये रिलेट करवा रहे हैं बस, और इससे कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। तो MBA क्या हो गया, रैयतवाड़ी प्रथा और बम्बई, मद्रास और असम। ठीक है, ये जो है सबसे ज़्यादा भाग पर था रैयत, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा रैयत थे, एक रिलेट करा रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो है रैयतवाड़ी प्रथा थी, 51% पे थे। तीन स्टेट, बम्बई MBA, ठीक है, बम्बई, मद्रास, बम्बई और असम। 1820 टॉमस मुनरो, ठीक है, टॉमस मुनरो थे। उसके बाद इसमें जो है किसान का मालिक जो है वो किसान ही होता, भूमि का मालिक जो है किसान ही होते थे। और इसमें जो जिम्मेदार होते थे राजस्व देने के लिए, वो खुद ही किसान होते थे। और इसमें कर की जो रेट थी इम्पोर्टेंट है, ये 33 से 55% है। इसमें जो है 1/10 यानी 10/11 का होता था, यानी 11 भाग और 10 भाग का होता था कि ये अपना कंप्लीट देना होता था। 11 में से 10 जो है ब्रिटिश जमींदार को देना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी ये 90% के आसपास ये था। ठीक है, और ये जो है 33 और 55% के आसपास था। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तीसरा जो सिस्टम है वो हमारा महालवाड़ी है। महाल से होता था, महाल एक गांव को कहा जाता था महाल। और महालवाड़ी जो व्यवस्था है वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, और एक कैप्टन बर्ड थे, मार्टिन बर्ड या कैप्टन बर्ड, याद नहीं आ रहा, बर्ड करके एक होंगे, इसमें नहीं दिया है, हम लिख देते हैं बर्ड करके। वो भी महल से ही, महलवाड़ी से ही संबंधित है। अब देखो इनका नाम आपको याद नहीं रहेगा, तो अगर कंसिक्वेंस मतलब अगर क्रोनोलॉजी पूछ दिया कि कौन कौन सा कब कब आया था, तो स्थाई सबसे पहले, उसके बाद रैयत, उसके बाद महाल। ठीक है, तो 1773, उसके बाद 1820 और फिर 1822, यानी 2 साल के बाद ये हो जाता है, महलवाड़ी लगाया गया। तो इसमें देखो, अब महल से साउंड कर रहा है महल, ठीक है, महल गांव को कहा जाता था, एक बड़े से गांव को। अब महल साउंड कर रहा है यहाँ महल के जैसा, यानी पैलेस। अब पैलेस में क्या होता है, मंकी बैठता है, तो दैट इज़ मैकेंजी। और फिर महल में क्या होता है, बर्ड या चिड़िया भी बैठती है, तो बर्ड, कैप्टन बर्ड और हॉल्ट मैकेंजी जो है किससे संबंधित है, महालवाड़ी से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश, इसमें जो है मैकेंजी जो है वो कहाँ थे, तो एक तो उत्तर प्रदेश के एवं मध्य प्रांत, उसके बाद पंजाब। अब देखो जैसे पंजाब में बहुत अमीर सब लोग रहते, सब पैलेस बना बना के जो है रहते थे। तो याद रखिएगा, जो जो अमीर जगह है, यानी मध्य के लोग जो हैं, बहुत मध्य प्रदेश में देखते हैं, जैसे हमारा ये मध्य प्रांत है, नॉट मध्य प्रदेश, ठीक है, लेकिन मैं साउंड करवा रही हूँ इसको मध्य प्रांत। मध्य में रहने वाले लोग जो है हमेशा फ़ायदे में रहते हैं और बहुत अमीर होते हैं, अमीर इन द सेंस उन सबको पैलेस होता है। तो एक तो वहाँ पे पढ़े थे जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट में उत्तर प्रदेश के बनारस को पढ़े थे, लेकिन हम लोग जो है यहाँ उत्तर प्रदेश के और अन्य भाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और दूसरा क्या है, मध्य प्रांत, यानी मध्य प्रांत के लोग जो है पैलेस में रहते हैं। और पंजाब तो आपको पता ही है, रईस, वहाँ बहुत जो बड़े बड़े खेतों वाले लोग जो हैं बहुत रईस होते हैं, उनके बड़े बड़े महल होते हैं, पिंड होता है। ठीक, तो इतना याद रखिएगा। और ये जो है सबसे 33% भागों पे था। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे तीनों व्यवस्था में से सबसे ज़्यादा प्रतिशत पे भारत में कौन सा जो है व्यवस्था फैला हुआ था, तो हमारा जो है रैयतवाड़ी सिस्टम है 51% पर फैला हुआ था। ठीक है, MBA वाला जो मैंने बताया। ठीक,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इसमें आपको पता ही है कि जो मालिक होता था भूमि का वो पूरा गांव जो है होता था, और गांव के एक जो लंबरदार होते थे, एक मुखिया, वो रिस्पॉन्सिबल होते थे कि उनको जो है रेवेन्यू दे, ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू दे। ठीक। तो ब्रिटिशर्स को जो है रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार गांव के मुखियाओं का होता था। और ये इसमें जो है कर की दर 60% थी। अब पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कर किस क्षेत्र में था, और सबसे ज़्यादा कर किस में था, और कितने एरिया को कवर करता था। तो ये सबसे ज़्यादा कर, इसमें सबसे ज़्यादा टैक्स लगा हुआ था, 90% के आसपास था। ठीक है, इसमें 33 टू 55, और यहाँ पे 60% तक था फैला हुआ। अब इन तीनों व्यवस्था का क्या जो है इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब तीनों व्यवस्था से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि आपको पता ही है, पारंपरिक जो अर्थव्यवस्था हमारा था वो नष्ट हो गया। नष्ट होगा ही, क्योंकि हमारे उन लोगों का अलग ही कहानी था, हमारा अलग था कि हम लोगों को जो है खाद्यान्न फसल के स्थान पर जो है नकदी फसल ज़बरदस्ती उपजाने के लिए बोला जा रहा था। नील की खेती, जिससे मिट्टी का उर्वरता ख़त्म हो रहा था, जिससे पैदावार कम हो रहे थे। और इन लोगों ने कभी भी मिट्टी पर ध्यान नहीं दिया, और जिसके कारण से जो है मिट्टी उर्वर हो रही थी, यानी अनफर्टाइल हो रही थी, और बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर रही थी। उसके बाद है कृषकों की दरिद्रता, यानी कितना भी उपजाया जाता था फिर भी इन लोगों से सारा टैक्स के रूप में वसूल कर लिया जाता था, राजस्व के रूप में। कृषि में ठहराव तथा अवनति, यानी जो है इसमें अवनति हो रहा था कृषि के क्षेत्र में। उसके बाद पुराने ज़मींदारों का उन्मूलन हो रहा था, क्योंकि जो पुराने ज़मींदार थे उसको हटाकर वो लोग अपने तरीके के, अपने जो वफादार ब्रिटिशर्स के थे उसको ये लोग ला रहे थे। उसके बाद है कृषि का वाणिज्यीकरण पता ही है, खाद्यान्न की जगह पर जो है नकदी फसलों का जो है परंपरा शुरू करवा दिया था। ठीक, अब थोड़ा सा बचा हुआ है ये। उसके बाद है वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो कि सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी। आपको बताया मैंने, रैयत यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो रैयतवाड़ी प्रथा 51% पे। अस्थायी बंदोबस्त के सिद्धांत को किससे संबंधित था, तो भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित था। ठीक है, भारत में रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे के जनक के रूप में माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से ठाणे तक जो है प्रथम रेल चलाई गई थी। 1853 में बम्बई से ठाणे तक। ठीक, उसके बाद अब एक लाइन है, और एक लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने इजारेदारी फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की दर को वसूलने के लिए किया था। अब ये तीनों सिस्टम के अलावा एक इजारेदारी प्रथा भी था। ठीक, इसके बारे में याद रखिएगा। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत जो है ये वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। कब? 1773-74 के ईस्वी में आसपास किया होगा। तो अब ये पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम 1857 का रिवॉल्ट देखेंगे, 1857 की क्रांति। आई होप कि ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और फिर से अगर इसको रिवाइज करेंगे तो आपको आई थिंक कि पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, फैक्ट भी याद हो जाएंगे। कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें होंगी मैंने कोशिश किया कि याद करवा दूँ निमोनिक्स सब के थ्रू। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए पढ़ते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।